गुड आफ्टरनून क्लास। स्वागत है आपका ट्राइपॉड एकेडमी देहरादून पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी सीरीज को। और अपनी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें अभी तक हम आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वेलिटी को पढ़ चुके हैं। और आज इसी सीरीज में हमको आगे बढ़ते हुए पढ़ना है राइट टू फ्रीडम को। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पॉलिटी सीरीज में पीछे जाइए, अपने उस चैप्टर को पढ़िए और उसके बाद आगे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं राइट टू फ्रीडम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान के मूल अधिकार का एक हिस्सा है, पार्ट थर्ड का एक हिस्सा है। और इसका जिक्र भारतीय संविधान में कहां पर है? तो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया हम 18 तक पढ़ चुके थे, जहां तक समता के अधिकार राइट टू इक्वेलिटी की बात हो रही थी। और आर्टिकल 21 से लेकर 19 से लेकर के 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार या फिर राइट टू फ्रीडम का जिक्र है। अब क्या कहता है राइट टू फ्रीडम? चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 से शुरुआत होती है। आर्टिकल 19 क्या कह रहा है? आर्टिकल 19 कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच बोला। आर्टिकल 19 आपको क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है। किन चीजों के लिए प्रोटेक्शन दे रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किससे रिलेटेड? फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने से जुड़ी हुई स्वतंत्रताओं से संबंधित है। कौन कौन सी है? तो जब हम देखेंगे तो ए बी सी डी करते हुए यहां पर हमारे पास टोटल जी तक हमारे पास क्या है? कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। मूल तौर से 6 स्वतंत्रताओं का जिक्र यहां पर किया गया है। कौन कौन सी है? बारी बारी से देखते हैं। आर्टिकल ए कह रहा है आर्टिकल 19 गारंटी 6 फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ ऑल सिटीजंस। पहला बता रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लियर है? यहां पर एक गड़बड़ इन्होंने कर दी है, इसको ए मान करके हम चल सकते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से हम लोग चलेंगे। क्लियर है? तो आर्टिकल अगर हम 19 ए की बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। वाक अभिव्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति जो कि एक जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को कह सकता है, जो कि अपनी बात को, अपने पटल को, अपने विचार को दूसरे के सामने रखना चाहता है, उसको यह मौका देता है आर्टिकल 19। आज के तौर पर हम देखते हैं कि हम खुल करके सरकार का समर्थन कर सकते हैं, हम खुल करके सरकार का विरोध कर सकते हैं, हम खुल करके कह सकते हैं कि ये विचार समाज के लिए अच्छा है और खुल करके कह सकते हैं कि ये विचार समाज के लिए खराब है। ये बोलने का अधिकार हमें कहां से मिल रहा है? ये बोलने का अधिकार हमें मिल रहा है आर्टिकल 19 से, क्योंकि आर्टिकल 19 का ए कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को भारत में अगर वो रह रहा है, भारत का नागरिक है, तो वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। ये स्वतंत्रता उसे दे रहा है आर्टिकल 19। यहीं पे एक बात समझने वाली है कि जब हम स्पीच की बात कर रहे हैं तो हम लोग बोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो दायरा थोड़ा और बढ़ जाता है। एक्सप्रेशन का दायरा कैसे बढ़ता है? जैसे अपनी बात तो मैं बोलता ही हूं, लेकिन मुझे पता है कि अगर मुझे अपनी बात को बहुत दूर तक पहुंचाना है, बहुत ज्यादा लोगों तक उसके प्रभाव को स्थापित करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? हमने देखा यार मूवीज का प्रभाव बहुत पड़ता है। हम लोगों ने 3 इडियट देखा तो समझा यार कि कॉलेज का माहौल कैसा होना चाहिए, है कि नहीं? हमने तारे जमीन पर देखा तो हमने देखा कि स्पेशल बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो हमें लगता है कि मुझे अपने विचार को प्रभावी ढंग से रखने के लिए कोई मूवी बनानी चाहिए। तो वो भी किसके अंदर आएगा? आर्टिकल 19 ए की स्वतंत्रता के अंदर आएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन उसकी बात कर रहा है। एक्सप्रेशन का अधिकार भी आपको वहीं से मिल रहा है। क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं देखूं कि मुझे कोई सॉन्ग डेडिकेट करना है, क्लियर है, तो ये भी इसी के अंदर आता है। पसंद कोई शायरी के माध्यम से अपनी किसी बात को कह रहा है तो ये भी इसी के अंदर आएगा। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक बड़ा दायरा है जो क्या करता है? अपनी बात को रखने का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है। क्लियर है? कि भारत के प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता है कि वे अपनी बात को रख सकते हैं। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, आर्टिकल 19 में जब हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो फ्रीडम में क्या है? कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। हम कह रहे हैं आपको अपनी बात को रखने का अधिकार है, बिल्कुल है, बिल्कुल आप रख सकते हैं, आप 19 ए को एक्सक्यूट कर सकते हैं, परंतु इन पे क्या है? कतिपय उपबंध भी हैं। इन पर क्या है? 19 ए बी सी डी जहां से खत्म होता है वहां पे 19 1 2 3 स्टार्ट होता है, और 1 2 3 को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इन सभी जितनी भी स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं उन पे कहीं कहीं क्या है? कानूनी दृष्टिकोण से कुछ बाधाएं भी लगाई गई हैं। जैसे, और वो बाधाएं क्या है? वो बिल्कुल सटीक है, वो आपकी स्वतंत्रता को और बढ़ाने वाली बाधाएं। जैसे हमने कहा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी को गाली दे देंगे, हम ये थोड़ी है कि किसी की मानहानि कर देंगे। क्लियर है? ऐसे मामलों के लिए हमने क्या रखा हुआ है? हमने
मानहानि का मुकदमा रखा हुआ है कि अगर कभी किसी व्यक्ति को आप कोई ऐसी बात कह रहे हो कि जो कि किसी की मान को ठेस पहुंचा रही है, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है, तो आपके खिलाफ वो मुकदमा कर सकता है। तो आप वहां पे ये नहीं बोल सकते कि मेरा 19A है जिसका मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, नहीं, वहां पे रुक जाएगा। लेकिन अगर जनरली आप तथ्यों के साथ अपनी बात को रखना चाहते हैं, आप समझते हैं कि मैं एक सभ्य समाज के लिए अपनी बात को रख रहा हूं, तो आर्टिकल 19A आपको छूट देता है कि आप अपनी बात को किसी उपयुक्त पटल पर रख सकते हैं। क्लियर है? दूसरा इसमें पढ़ते हैं 19B। 19B किस बारे में बात कर रहा है? फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, ये कह रहा है, बोला भैया आप शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर सकते हैं, बोला कहीं पर इकट्ठा होने का अधिकार भी रखते हैं, परंतु क्या कह रहे हैं, शांति प्रिय तरीके से। एक तो वहां पे क्या होनी चाहिए, शांति प्रियता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। क्लियर है? मतलब जैसे आपने बोला भैया आपके घर में नामकरण है, कोई मुंडन है, क्लियर है, आपके घर में कोई शादी विवाह का कार्य हो रहा है, आपने लोगों को आमंत्रित किया, तो कल को पुलिस आकर के आपको ये नहीं पूछ सकती है कि आप लोग यहाँ पे कैसे इकट्ठे हो गए। आपने बोला साहब हमको आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास 19B में हमारे पास ये अधिकार है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बोला क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, कहीं पे मिलने का कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, शांति प्रिय तरीके से होना चाहिए। और दूसरा बोला विदाउट आर्म होना चाहिए, हथियारों के बगैर होना चाहिए। क्लियर है? ऐसा नहीं कि आप लोग बंदूकें लेकर के लगे हुए हैं अफगान जलेबी वाला माहौल में नहीं हो पाएगा। विदाउट आर्म होना चाहिए और शांति प्रिय, क्योंकि अगर इन दोनों में से अगर शांति प्रिय नहीं है तब भी आपके घर में पुलिस आ जाएगी और आपसे पूछ लेगी कि यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो। तब आप ये नहीं बोल सकते कि आपको तो कार्ड दिया ही नहीं था, या फिर आपके यहाँ हथियार लहराए जा रहे हैं फंक्शन में, तब भी आपके यहाँ क्या आ जाएगा, प्रशासन पहुंच जाएगा। तो 19B कह रहा है आप अगर शांति प्रिय तरीके से कहीं पर क्या कर रहे हैं, कोई सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, तो उसको कराने का भी आपके पास अधिकार होगा, बशर्ते उपबंध क्या है इसके अंदर, इसमें रुकावटें क्या है कि एक तो वो शांति प्रिय हो और दूसरा बिना हथियारों के हो। तो 19B आपको कह रहा है कि आप मिलिए जुलिए, आप सम्मेलन करने का आपका अधिकार है 19B के अंदर। 19C क्या कह रहा है? 19C कह रहा है फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, आपको संघ और संगठन बनाने की भी छूट हम देते हैं। बोला संघ और संगठन बनाने की छूट। ये क्या कह रहा है, संघ और संगठन बनाने की छूट? आपने बहुत सारे राजनीतिक पार्टीज का नाम सुना होगा, भाजपा, कांग्रेस, TDP, JDU, RJD, कहां से आई ये सब संगठन है, आए बस उनमें। तो आपको संगठन बनाने का भी अधिकार दे रही है। या फिर आपने सुना होगा, बोला भैया फला कल्याण समिति, जन जागरण कल्याण समिति, ये सब बनाने का अधिकार आपको कहां से मिल रहा है, आपको ट्रस्ट बनाने की, आपको NGO बनाने की, ये सब जो छूट मिल रही है, ये सब कहां से मिल रही है, ये सब इसके अंदर है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, आपको बोला भैया संगठन या फिर संघ बनाने की भी हम छूट देते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट यूनियन, टीचर यूनियन, क्लियर है, ये सब यूनियन बनाने की पावर्स आपको कहां से आ रही है? तो 19C में आपके पास ये राइट है कि आप एसोसिएशन या क्या बना सकते हैं, आप यूनियन बना सकते हैं। परंतु यहां पर भी क्या है, रुकावट है। इन सब में आप देखेंगे सारे अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ रुकावट है। इसमें ऐसी क्या रुकावट आती है? इसमें आपके पास रुकावट यह है कि आप संगठन तो बना सकते हैं, गुट नहीं बना सकते। गुट समझते हैं, गैंग नहीं बना सकते। क्लियर है? ऐसा नहीं कि मैं अलकायदा का देहरादून चीफ, इस तरीके का कोई संगठन नहीं बन सकता है। क्लियर है? आपको पास समाज के कल्याण में, भलाई के लिए आपको संगठन और संघ बनाने की छूट क्या दे रहा है? आपको भारतीय संविधान का आर्टिकल 19C दे रहा है। क्लियर है? 19C के अंदर आपके पास है। अगला, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की सीमा के भीतर आपको मुक्त रूप से बोला भैया विचरण करने का, घूमने का अधिकार दे रहा है। क्लियर है? भारतीय सीमाओं के भीतर बोला आप क्या कर सकते हैं, मुक्त रूप से घूम सकते हैं। क्लियर है? ये आपको अधिकार दे रहा है आर्टिकल 19D। किस तरीके से दे रहा है आपको अधिकार? ये कहना चाह रहा है कि अगर आप गुजरात के व्यक्ति हैं और आप महाराष्ट्र में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार आपसे ये नहीं बोल सकती कि आप यहाँ क्यों आए हो। क्लियर है? आप बोल सकते हो, बोला भैया मैं क्या कर रहा हूं, अपने 19D को एक्सरसाइज कर रहा हूं, मेरे पास है अधिकार, मैं भारत का नागरिक हूं और मैं भारत की सीमाओं के भीतर खुले रूप से घूम सकता हूं, काम करने के लिए घूम सकता हूं, ये मेरे पास अधिकार है। तो यहां पे आपका 19D आपकी मदद करेगा। लेकिन इसमें भी हमने आपको बताया क्या, इन सभी में कुछ कुछ क्योंकि रुकावटें भी हैं। इनमें क्या रुकावटें हैं? माना कि मेरे को यह अधिकार दिया गया है कि मैं भारत की समस्त सीमाओं के भीतर घूम सकता हूं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मैं जाकर के नरेंद्र मोदी के घर में अंदर बैठ करके बोल रहा हूं कि आज दाल क्या बना रखी है, मैं किचन में देख के आऊंगा आपके। ये राइट है क्या? ये राइट नहीं है। ये राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा 19D यहाँ पे क्या कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की राइट टू प्राइवेसी को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। और वैसे भी जाना नहीं वहां मोटा भाई भी आता है दाल पीने, मारेगा वो बहुत, है कि नहीं। तो 19D क्या कह रहा है हमारे पास, 19D कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, भारत की सीमाओं के अंदर बोला हुआ क्या कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, मुक्त रूप से घूम सकते हैं। आप पे किसी प्रकार का पासपोर्ट नहीं मांगा जाएगा। लेकिन जहां जहां सरकार ने नियम बना रखे हैं, जैसे निजता का अधिकार एक अधिकार है, तो वहां पे बोला भैया आप उसका उल्लंघन ना करें तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर है? अगला 19E क्या कह रहा है,
फ्रीडम टू रिसाइड एंड रिसेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू रिसाइड एंड रिसेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी क्षेत्र के भीतर आपको बसने का अधिकार। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देहरादून, देहरादून को अगर हम लें तो देहरादून की स्थिति क्या है कि देहरादून में बहुत सारा बाहर का क्राउड आता है, आना भी चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हिल स्टेशन के तौर पे बड़ा मशहूर शहर रहा। अगर नेचर के हिसाब से देखें तो आज भी बहुत सुंदर है, अगर कुछ और आने वाले सालों में खराब ना हो जाए तो आज भी बहुत अच्छा शहर है। आप देखिए FRI यहाँ है, फिर IMA यहाँ है, ठीक, देश के सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनकी ट्रेनिंग सेंटर यहीं से 30 किलोमीटर दूर मसूरी पे है कि नहीं। तो बहुत सारी नेचर से घिरी हुई जो होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और पूरे देश का क्राउड यहाँ पर आता है। अब कुछ लोगों को हो सकता है कि यहाँ पर काम करके लगे कि यार कि बहुत अच्छा जीवन है, शांति प्रिय स्टेट है, यहीं बस जाते हैं, यहीं के हम लोग रह जाए, यहीं रहने के लिए कुछ जमीन ले लें और यहीं पे हम लोग रहना स्वीकार करें। तो ये अधिकार भी उनका है। ये अधिकार उनको कहां से मिलता है कि आप पैदा हुए थे बंगाल में, पूरा जीवन काटा आपने बंगाल में, और अब आप बुढ़ापे में चाह रहे हैं कि मैं उत्तराखंड में जाकर के रहना चाहता हूं, तो क्या आप रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। ये अधिकार आपको कौन सा दे रहा है? ये अधिकार आपको दे रहा है आर्टिकल 19, फ्रीडम टू रिसाइड एंड रिसेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। क्लियर है? आप भारत के किसी क्षेत्र में, लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ उपबंध है। जैसे कुछ इलाके जनजातियों के लिए बोला भैया रिजर्व एरियाज है, अब अगर आप बोले वहां जाना है तो वहां से ऑब्वियस सी बात है सरकार आपको रोकेगी। जैसे 370 खत्म होने से पहले या फिर धारा 370 में परिवर्तन से पहले अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहर का व्यक्ति जमीन जाकर के नहीं ले सकता था। वैसे उपबंध इस पर काम करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो आपके पास ये आपको अधिकार है। इसके अलावा है बोला भैया फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी टू एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के भीतर कोई भी रोजगार, कोई भी पेशा अडॉप्ट कर सकते हैं। आपको धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल, किसी भी ऐसे आधार पर आपको इससे रोका नहीं जाएगा कि आप फला जाति से आते हो, फला धर्म से आते हो, इसलिए आप फला ट्रेडिशन में नहीं आ सकते, फला ट्रेड में नहीं आ सकते हो। आप कोई भी प्रोफेशन क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। आपने बचपन में सोचा कि मुझे बड़े होकर के प्रोफेसर बनना है, बिल्कुल बन सकते हो, कोई समस्या नहीं है उसमें। बोला जो इसकी बोला भैया क्या है, अपनी सीमाएं हैं, अपनी जो क्वालिफिकेशन है उनको पूरा कीजिए और आप बनेंगे, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं, भारत सरकार आपको कहीं नहीं टोके। परंतु इसमें भी क्या है, हमने आपको बताया जैसे सभी में क्या है, कुछ कुछ सीमाएं हैं, वैसे इनकी भी सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है कि सरकार ये बोल सकती है कि हमको क्या करना है, अगर आप फला प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, फला डिग्री लेनी पड़ेगी, ये जरूरी है इसके लिए। ठीक, ऐसा नहीं कि आज मेरे हाथ पे अब छेनी हथौड़ा आ चुका है, आज से मैं डेंटिस्ट हूं, आज से मैं किसी के भी दांत तोड़ सकता हूं, नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर BDS करना पड़ेगा, MDS करना पड़ेगा, आया समझे? आपको डेंटल में डिग्री देनी पड़ेगी तब आप हो सकते। ऐसा नहीं कि मेरे हाथ पे आज सीजर है तो अब मैं सर्जन हो चुका हूं ना, ये नहीं। क्लियर है? तो ये सभी अधिकार हमारे पास है। एक बार क्विकली इसको रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 19 क्या कह रहा है? 19A कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात को आप रख सकते हैं। B क्या कह रहा है? आप पीसफुली असेंबल होने का अधिकार आपके पास है, आप शांति प्रिय तरीके से बोला क्या कर सकते हैं, एकत्रीकरण का अधिकार रखते हैं। अगला बोला भाई 19C क्या कह रहा है? 19C आपको कह रहा है कि आपके पास अधिकार होगा, आप किसी संगठन का निर्माण कर सकते हैं, आप किसी संघ का निर्माण कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यूनियन और एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं। अगला 19D क्या कह रहा है कि आप भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। क्लियर है? अगला क्या कह रहा है आपको? फ्रीडम टू रिसाइड एंड रिसेटल, आप क्या अधिकार है कि आप देश के किसी भी भाग में रह सकते हैं, बसने का अधिकार भी रखते हैं। और लास्ट आपसे बता रहा है कि आपके पास ये अधिकार होगा कि आप किसी भी प्रोफेशन को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, बशर्ते आप उसकी क्वालिफिकेशन को पूरा कर दें। तो ये था हमारा आर्टिकल 19 जो कहता है कि भारत के नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं होंगी जो हमने आपके सामने रखी। इन तमाम स्वतंत्रताओं पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, वो भी हमने आपके सामने बताए, लेकिन ये तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये मूल तौर पर आपकी स्वतंत्रता को और बढ़ाने का काम करते हैं, ताकि आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरी स्वतंत्रता को क्या ना करे, बाधित ना करे। ये समझना बहुत जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी स्वतंत्रता दूसरे के लिए क्या हो जाए, संकट हो जाए। कि ऐसा नहीं कि मेरी बोलने की स्वतंत्रता है, मैं तो रात को 12 बजे माइक लगा करके गाऊंगा। अगर आपके बोलने की स्वतंत्रता दूसरे के कानों की स्वतंत्रता को बाधित कर रही है तो इसका मतलब समझिए वो स्वतंत्रता नहीं है, फिर वो अराजकता है। क्लियर है? और इसीलिए इन स्वतंत्रताओं को प्रभावी तरीके से लाने के लिए कुछ इस पे उपबंध लगाए गए, कुछ इसमें रोक टोक लगाई गई है, जिसको हमने आपके सामने रखा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर हिंदी में बोले तो क्या, कुछ मामलों में क्या मिलेगा, संरक्षण मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। किस चीज के लिए संरक्षण मिलेगा? कन्विक्शन, जेल जाते समय। किस चीज के लिए? अपराध के लिए, अपराधों के मामले में।
आपको क्या मिलेगा, जेल जाते समय कन्विक्शन। जब आपको कन्विक्शन मतलब जेल भेजना, किसी भी सजा को साबित हो जाना और उसको जेल भेजना, उनमें मामलों में आपको कई मामलों में संरक्षण मिलेगा। कैसा संरक्षण में कुछ लोग खुश हो गए होंगे कि अरे जेल जाने से संरक्षण भी देता है देता है। किस तरीके से देता है, ताकि व्यवस्था अच्छी हो सके। कैसे अच्छी हो सके, आर्टिकल 20 कह रहा है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड टू एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम। क्या कह रहा है ये कह रहा है किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी भी अपराध के लिए दोषी साबित नहीं माना जाएगा। किस अपराध के लिए, जिस समय वो दोष कर रहा है, अपराध कर रहा है, उस समय कानून में उसे लिखित रूप में क्या हो, अपराध के तौर पे संज्ञा दी गई हो। फिर से समझना है क्या कहा गया कि नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति कन्विक्ट नहीं होगा। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड किस समय, फॉर एनी ऑफेंस, किसी भी अपराध के लिए, जब तक कि एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इज इन फोर्स, जब तक कि वो किसी ऐसे अपराध को क्या ना कर दे, वायलेट ना कर दे, जो कि अपराध होते समय क्या है, दर्ज किया हुआ। एक कहानी से समझते हैं, भाषा थोड़ा जटिल है, कानूनी भाषा है। एक हमारे यहाँ पे बोला भैया घटना हुई थी जिसे निर्भया की घटना के नाम से पूरा भारत जानता है, क्लियर है। अब जैसे ही निर्भया का रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, ब्रूटल रेप हुआ, पूरे भारत में एक आंदोलन उठा कि दोषियों को फांसी की सजा दो, दोषियों को फांसी की सजा दो, फांसी की सजा दो। परंतु सच्चाई यह है कि अगर निर्भया की मृत्यु नहीं होती, वो बच जाती, तो उसके जितने भी बलात्कारी आरोपी थे उनमें से किसी को भी फांसी की सजा नहीं होती। क्यों, क्योंकि तब तक हमारे पास आईपीसी थी, अब तो बीएनएस आ गया है। तो आईपीसी का सेक्शन 375 इससे डील करता था, रेप से। और रेप के मामले में मैक्सिमम सजा बोला भैया क्या थी, तो 10 साल की सजा थी। अब क्योंकि हमने कानून में लिखा है कि रेप की सजा मैक्सिमम 10 साल है, अब निर्भया के साथ जो हुआ वो रेप ही है, ब्रूटल है, बट है रेप। और ऐसे में आर्टिकल 20 उनके उन बलात्कारियों को क्या देता है, संरक्षण देता है। क्योंकि जिस समय वो अपराध कर रहे हैं उस समय कानून में सिर्फ उनके लिए मैक्सिमम 10 साल की सजा लिखी हुई है, इसलिए उससे ज्यादा उनको नहीं दी जा सकती। लेकिन फाइनली उस पीड़ा को सहते हुए निर्भया चली गई, उनकी मृत्यु हुई, पूरे देश को बड़ा सदमा लगा, सरकार भी इससे जागी। और अब जाकर के हमने क्या कर दिया, हमने रेप के मामलों में लिख दिया गया कि अगर ब्रूटल रेप होगा तो ऐसे सिचुएशन में फांसी तक की सजा दी जा सकती है, क्लियर है। अब हम इसमें चेंज कर दिया है, लेकिन समझ रहे हैं आर्टिकल 20 क्या कह रहा है। आर्टिकल 20 ये कहना चाह रहा है कि जिस समय अपराध हुआ उस समय कानून में जितनी सजा लिखी गई है उसी की उतनी ही सजा दी जाएगी। ये कह रहा है आर्टिकल 20, किसी भी व्यक्ति को उससे ज्यादा न तो सजा दी जाएगी जितनी की कानून में उस समय लिखी हुई थी जिस समय अपराध हो रहा है, या फिर अगर कोई चीज कानून में उसमें अपराध के तौर पर लिखी नहीं गई है लेकिन बाद में लिखी गई है तो तब भी उसको नहीं माना जाएगा, क्लियर है। रिट्रोस्पेक्टिव वे में ये कानून लागू नहीं होगा। हर व्यक्ति को बोला भैया नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम, जिस समय अपराध हो रहा है उस समय कानून में उसे अपराध के तौर पर दर्ज होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अगला एक पॉइंट तो कह रहा है कि किसी को अपराधी को बोला भैया सजा तभी मिलेगी जब कानून में लिखा हुआ है। दूसरा कह रहा है नो पर्सन शैल बी पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। इसी को कानून के भाषा में एक वर्ड कहा जाता है डबल जियोपार्डी। ये क्या कहना चाह रहा है कि एक ही जुर्म के लिए किसी व्यक्ति को 2 बारी सजा नहीं होगी। जैसे निर्भया का केस इसमें बड़ा आइडल केस है कि जब हम निर्भया के केस को देखते हैं तो उसमें एक नाबालिग बच्चा भी था। सपोज कीजिए एक नाबालिग है जिसने की कोई अपराध किया, क्लियर है, और नाबालिग को बोला भैया 2 साल की सजा हुई जब तक कि वो 18 का नहीं हो गया। अब वो 18 साल से बाहर, जैसे ही बोला सजा काट करके बाहर आया और बाहर आकर के उसने कहना शुरू किया क्या बिगाड़ लिया तुमने मेरा, 2 ही साल तो रखा जेल में, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो आप ऐसा नहीं बोलोगे अरे अरे इसको फिर से जेल में डालो, ये तो अभी भी नहीं सुधरा। ये प्रोविजन नहीं है। किसी भी व्यक्ति को एक जुर्म के लिए एक ही बार सजा होगी, 2 बारी सजा नहीं हो सकती। अगर वो अपनी सजा पूरी कर चुका है तो ऐसा नहीं है कि उसको फिर से बोला भैया सजा दे दो क्योंकि मुझे हमें लगता है अभी भी सुधरा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्लियर है। हर व्यक्ति को एक जुर्म के लिए एक ही बार सजा होगी। यहां पर ध्यान रखने वाली बात एक और है कि हम कह रहे हैं एक बार सजा होगी, क्लियर है, एक प्रकार की सजा नहीं होगी। यानी कि 2 बार सजा नहीं हो सकती है पर 2 प्रकार की सजा हो सकती है। कैसे, जैसे कि हमने किसी व्यक्ति को अपराध किया, हमने कहा बोला भैया इसको 3 साल की जेल भी होगी और 2 लाख रुपए का फाइन भी होगा, तो ये 2 प्रकार की सजा है। आई बात समझ में। या फिर हमने कहा 3 प्रकार की सजा होगी, हमने कहा इसको बोला भैया आजीवन कारावास भी होगा, ठीक, हमने कहा बोला भैया इसको 10 लाख का फाइन भी होगा, और तीसरा हमने इसमें बताया बोला इसको क्या होगा, इसको सरकारी नौकरी से भी इसकी बेदखल किया जाता है।
क्लियर है? तो अगर हमने 3 प्रकार की सजा दे दी लेकिन 3 बार सजा नहीं दे सकते, क्लियर है? तो यहाँ पे ये यही बात कह रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर एक बार किसी घटना के लिए उसको बोला भैया सजा दे दी गई है और वो व्यक्ति अपनी सजा पूरी कर चुका है, तो उसके बाद बोला भैया उसे क्या हो गई, उसका सजा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है इसका सेक्शन सी, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये क्या कह रहा है? ये जो हमारा सेक्शन है ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एक मूवी आई थी हमारे पास जॉली LLB 2, अगर आप उसमें देखें तो उसमें एक बड़ा मजेदार सीन है जब उसका क्लाइमेक्स का सीन रहता है और जो अब्दुल कादरी शायद वो पर्सन था जिसको ला करके अदालत में खड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि साहब यही वो असली वाला है जो बाबा बन के घूम रहा है, ठीक? वो कहता है मैं तो हूं ही नहीं। तो पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं वो सामने से कहते हैं कि सर इसने पुलिस के सामने स्वीकार किया अभी अभी। तो अन्नू कपूर साहब जो वकील की पोजीशन में है वो जाते हैं और पुलिस वाले को पकड़ते हुए कहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के 2-2 सितारे कंधे पे लग रहे हैं, ये पता नहीं है पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में मायने नहीं रखता। उस सीन को देखते ही हमें जो याद आया वो आर्टिकल 20 का सी सेक्शन है जो कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को हम बोला उसकी गवाही को नहीं मानेंगे। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है मैंने मर्डर किया, ठीक, तो जरूरी नहीं है कि उसकी बात को माना जाए कि उसी ने मर्डर किया, उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया मैंने मर्डर किया और उसकी बात को आपने मान लिया। तो इन्होंने कहा बोला भैया किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा कि अपने खिलाफ गवाही दे। अक्सर होता क्या है कि पुलिस ऐसा कर लेती है, बहुत सारे मामलों में आप देखोगे कोर्ट के अंदर कि पुलिस के सामने दिया गया बयान क्या हो गया, मान्य नहीं रखा क्योंकि पुलिस ने मार पीट गई। पुलिस को बहुत आसान था, FIR हुई, पुलिस को इस पर जवाब देना था। क्या करें, पुलिस ने सबसे पहले जो आसान आदमी मिला उसे पकड़ा, उसे मारा पीटा, उसे बोला करो कबूल, उसने कबूल किया, क्लियर है? और अब जाकर के बोला भैया जज साहब कहते जज साहब से ले जाओ। इन्हीं सिचुएशंस को देखते हुए कानून की प्रक्रिया में ये डाला गया कि हम सिर्फ किसी के बोलने मात्र से ये नहीं मान जाएंगे कि उसने इस जुर्म को किया ही है, उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने चाहिए। और वहीं से निकलता है सेक्शन सी ऑफ आर्टिकल 20, क्लियर है? तो आर्टिकल 20 किन चीजों के बारे में बात कर रहा था, किन स्वतंत्रताओं के बारे में बात कर रहा था कि जब आप जेल से बाहर हैं और आपको जेल में भेजा जा रहा है तो उस समय भी आपकी स्वतंत्रताओं का ध्यान रखा जाएगा। किन स्वतंत्रताओं का ध्यान रखा जाएगा? 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का ध्यान रखा जाएगा। पहला आर्टिकल 20 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को जब हम जेल भेज रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि जिस काम के लिए उसे जेल भेजा जा रहा है जुर्म के समय वो अपराध की बुक में दर्ज होना चाहिए, क्लियर है? दूसरा हमने आपको बताया बोला भैया क्या कि किसी भी व्यक्ति को एक ही कार्य के लिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं सुनाई जा सकती है। और तीसरा हमने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और अगर आप कर भी रहे हैं तो उसको कोर्ट में खास मान्यता नहीं रहती है, क्लियर है? ठीक, ये था आर्टिकल 20। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कह रहा है? आर्टिकल 21 कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी कि पहले तो कह रहा है जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार क्या कह रहा है? जीवन का अधिकार का मोटा मोटा मतलब तो यह है कि हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार होगा, क्लियर है? और इसमें जो छुपी हुई बात है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण नहीं लिए जाएंगे। अगर कभी हम बोलें कि किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया है तो उसने उसका जो सबसे पहले राइट छीना है वो आर्टिकल 21 ही है, क्योंकि आपने उसका राइट टू लाइफ छीन लिया। क्या छीन लिया? राइट टू लाइफ छीन लिया, ठीक? अगर आपने किसी को बोला भैया क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, आपने किसी की हत्या कर दी है, तो सबसे पहले तो आपने उसका जीवन का अधिकार छीन लिया। और इसी में कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, आर्टिकल 21 के अंदर वो एक फंडामेंटल राइट है कि हर किसी को क्या हो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। आप समझो, क्लियर है? और इसका मतलब क्या है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड टू हिज लाइफ, किसी भी व्यक्ति से उसका जीवन नहीं छीना जा सकता है। और पर्सनल लिबर्टी, गरिमापूर्ण जीवन भी नहीं, गरिमापूर्ण पे थोड़ा बाद में आते हैं, ठीक, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बताइए क्या कहा जा रहा है? ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का जीवन नहीं छीना जाएगा जब तक कि बोला भैया क्या हो, अगर बोला एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानूनी प्रक्रिया को छोड़ करके, कानूनी प्रक्रिया में ही बोला भैया किसी के जीवन को लिया जा सकता है। यानी कि अगर किसी के प्राण लेने भी हैं तो सिर्फ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत होगा। यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कौन सी होती है? यानी कि उसको फांसी की सजा दी जाएगी।
आप समझ में, यानी कि आप किसी के प्राण नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? ठीक, आर्टिकल 21 ही है जो एनकाउंटर को रोकता है। आपने एक मजेदार बात देखी, इस देश में अभी कुछ एनकाउंटर्स हुए थे, जैसे हम देखें तो विकास दुबे, यूपी में बड़ा चर्चित केस हुआ कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया, ठीक। या फिर उसके बाद हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर के साथ हुआ रेप की घटना, और वहां पे भी एनकाउंटर की घटना हमने देखी। अब आपको भी पता है कि वो पुलिस के द्वारा किया हुआ मर्डर है, मुझे भी पता है, जो जज बैठा है कोर्ट के अंदर उनको भी बात पता है, ठीक। इसके अलावा जो वकील दोनों पक्षों के उनको भी पता है, न्यूज चैनल पे बोलने वाला जो व्यक्ति कह रहा हुआ एनकाउंटर उसको भी पता है मारा पुलिस ने, जो सुन रहा है उसको भी पता है मारा पुलिस ने। लेकिन उसके बावजूद भी सारे के सारे आईपीएस ऑफिसर, आईजी, डीजी खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं नहीं नहीं सर, इसने भागने की प्रयास किया, हमने तो पांव पे गोली मारी, इसने हम पे गोली चलाने का प्रयास किया, इसका निशाना तो चलता है नहीं, हमारा निशाना तो आपको पता है, हम जेम्स बॉन्ड की औलादे हैं, हमने सर पे गोली मारी है उसके। क्यों इतनी बड़ी कहानी बना रहे हैं? सबको पता है कि आपने घेर के उसे मारा, क्योंकि आर्टिकल 21 आपको जेल भेजा देगा, वर्दी उतरवा देगा अगर आपने सीधा सीधा बोला। क्योंकि अगर वो अपराधी भी था तो उसके पास प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ था, राइट टू लाइफ था, और ऐसे में अगर उसके प्राणों को लिया भी जाना था तो सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही लिया जाना था, सिर्फ फांसी की सजा से लिया जाना था। क्लियर है? अब समझ में आया एनकाउंटर क्यों इलीगल है? एनकाउंटर इलीगल इसलिए है क्योंकि उसके आर्टिकल 21 का संरक्षण मिलता है, राइट टू लाइफ का संरक्षण मिलता है। अब स्टार्टिंग में जब आर्टिकल 21 की बात हुई तो यहां पे सिर्फ राइट टू लाइफ की बात थी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात थी, लेकिन बाद में इसमें जोड़ दिया गया पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। और यहां पे कहा गया कि सिर्फ जीवन जीने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि गरिमापूर्ण रूप से जीवन जीने का अधिकार होगा। हर व्यक्ति को सिर्फ जीवन जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि सम्मान पूर्वक, आदर के साथ, सामाजिक सम्मान के साथ उसको जीने का अधिकार होगा। और जैसे ही ये शब्द जुड़ा, आर्टिकल 21 तमाम उन आर्टिकल से बड़ा हो गया जो कि हमको फंडामेंटल राइट्स में दिखते हैं। सबसे बड़ा आर्टिकल कोई मुझे पूछे तो मैं तो इसी का नाम लूंगा। क्यों? क्योंकि अब जैसे ही गरिमापूर्ण जीवन की बात हुई तो कह दिया गया, बोलो भैया क्लीन वाटर भी गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी है कि नहीं? हर घर में शौचालय होना, सैनिटेशन होना बोला जरूरी है कि नहीं? क्लीन इन्वायरमेंट होना बोला बहुत जरूरी है। अब समझो, प्राइवेसी होना एक आदमी के जीवन में जरूरी है बोला। निजता का अधिकार भी बोला भैया क्या है? गरिमापूर्ण जीवन के भीतर आने वाला अधिकार है। कई बार पहले भी क्वेश्चन आया है, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टू प्राइवेसी किस फंडामेंटल राइट के अंदर आता है? तो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। कैसे आता है? क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन की जब बात होगी तो निजता का अधिकार भी उसमें समाहित होगा। तो आर्टिकल 21 किस बारे में बात कर रहा है कि एक तो हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, और ऐसे में किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार को उससे छीना नहीं जा सकता है। हाँ, छीना भी जाएगा तो सिर्फ उस तरीके से छीना जाएगा जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यानी कि क्या है? हाँ, जो कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक। और दूसरा इसके अंदर बोला गया, बोला भैया क्या कि राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट हो गया, ये सब के सब भी बोला भैया क्या है? इसी के दायरे के अंदर आते हैं, और इस कारण गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है? तो हर व्यक्ति को जीने की भी स्वतंत्रता होगी और सम्मान के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने से उसे नहीं रोका जा सकता है, ये कहता है आर्टिकल 21। चलते हैं आगे, आर्टिकल 21A। अब यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि आर्टिकल 21A, तो ऑब्वियस सी बात है इसको बाद में जोड़ा गया हो, है कि नहीं? अगर साथ साथ ही लिखा रहता तो 22 ही लिख देते, लेकिन क्योंकि 21A लिखा है यानी कि मतलब भैया बाद में जोड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो मतलब भैया जब बाद में जोड़ा है तो जोड़ा का वो देख लेते हैं। तो इसको जोड़ा गया है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। कब हुआ था देश का 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 2002 में हुआ था, 2002 में। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से सबसे पहली बात यह है कि संविधान में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। पहले तो ये बात समझ जानी, ठीक। अब जब जोड़ा गया तो कुछ कहता भी होगा, ये क्या कहता है? ये कहता है, बोला भैया द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। राज्य की जिम्मेदारी होगी। अब यहां पे हम राज्य की बात करें तो फिर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नहीं, वही आर्टिकल 12 वाला जो हमने बताया था लास्ट क्लास में, ठीक। तो राज्य की ये जिम्मेदारी होगी, सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करे? फ्री, निशुल्क और कंपल्सरी, अनिवार्य, फ्री और कंपल्सरी, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। क्या प्रदान करे? शिक्षा। आई बात समझ में? राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वे सभी बच्चों को क्या करे? निशुल्क और कंपल्सरी, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे।
बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए क्या हो, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। एक्चुअली में हमारे यहाँ ना चिल्ड्रन को जिस तरीके से बांटा जाता है उसकी कैटेगरीज इस तरीके से बनती है, 0 से 6, 6 से 14, 14 से 18 एंड 18 से अबव, ये तरीका। अब 0 से 6 साल तक का बच्चा तो कोई काम कर नहीं सकता है, तो चलो इसको तो छोड़ देते हैं। अगला लिखा हुआ है 6 से 14 साल का बच्चा, 6 से 14 साल का बच्चा बोला भैया कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, स्कूल जाएगा। क्यों स्कूल जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने 86वें संविधान संशोधन 2002 से ये घोषणा की है कि 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को हम अनिवार्य शिक्षा देंगे, ये यहां आ गया। तीसरा आता है 14 से 18, 14 से 18 साल के जो हमारे बच्चे हैं ना, ये यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्लियर है, इनको कार्य करने का अधिकार है, बशर्ते ये फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे, इसको हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो ये भी है। और 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, एक है 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जो क्या कर सकता है जो लीगल काम कर सकता है। आए समझ, ये ऐसा नहीं कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अब सब काम कर सकता है, वो नहीं, ऐसा नहीं कि रोड पे खड़े होकर के ड्रग्स बेच रहा है। 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है मतलब क्या कर सकता है, ये लीगल काम कोई भी कर सकता है। तो यहां पर बात हो रही इस 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए, जिसके लिए सरकार क्या कह रही है कि सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को क्या करे, फ्री और कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी, ठीक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करे, क्लियर है। तो क्वेश्चन आए कि 21A ऑफ आर्टिकल कब जुड़ा, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा। कब जोड़ा गया, तो 2002 में जोड़ा गया। कहता किस बारे में है, तो एजुकेशन की बात करता है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। कैसी एजुकेशन, फ्री और कंपलसरी। आगे बढ़ते, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखिए भैया, आपकी स्वतंत्रता को बाधित कौन करेगी, पुलिस ही तो करेगी ना, इसलिए आपको लग रहा होगा इस आर्टिकल में ज्यादातर चीजें तो ऐसी हैं कि जो सरकार सही दे रही है, हमें जेल जाने से बचा रही है। हाँ बिल्कुल, जेल जाने से बचाने के लिए ही, क्योंकि आप स्वतंत्र घूम रहे हैं, आपको पकड़ करके आपकी स्वतंत्रता को रोकने का अधिकार किसके पास है, पुलिस के पास है, कानून के पास है, तो उसी से बचाने का काम कर रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, आपको बोला भैया गिरफ्तारी और हिरासत के मामले में अधिकार के बारे में बात कर रहा है कि कभी अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो तब आपके क्या राइट है, कभी अगर आपको हिरासत में ले रही है, कभी आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो आपके क्या राइट्स होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है ये, समझिए क्या कह रहा है। आर्टिकल 22 कह रहा है, बोला भैया जब कभी किसी को गिरफ्तार किया जाएगा ना, तो हम उसको कुछ अधिकार देंगे कि किसी व्यक्ति की जब गिरफ्तारी हो रही है तो उस समय उसके पास कुछ राइट्स होने चाहिए, ठीक। क्या राइट्स होने चाहिए, तो पहले तो समझिए कि पुलिस जब आपको गिरफ्तार करती है ना, तो वो आपको दो मामलों में गिरफ्तार कर सकती है। दो चीजें होती हैं, एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। बड़े ध्यान से समझिए इसको, बड़ी महीन बात है, ठीक। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होती है, प्यूनिटिव डिटेंशन वो होती है जहां पर आपको गिरफ्तार तब किया जा रहा है। एक्चुअली समझिए, हमारे जेल में 3 प्रकार के लोग हैं, ठीक। हमारे जेलों में 3 प्रकार के लोग हैं। वो 3 प्रकार के लोग कौन है, एक तो वो लोग हैं जिन पर सजा सुना दी गई है कोर्ट के द्वारा, ठीक, जिनको सजा हो गई है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए लें तो आशाराम बाबू का केस है या फिर बाबा राम रहीम का केस है। इनके मामले में क्या हुआ, इनके मामले में मुकदमा हुआ, ठीक, इन पे आरोप लगे, ठीक, कोर्ट ने इनको सजा सुनाई और सजा सुनाने के बाद इनको जेल में डाल दिया गया। तो एक तो हमारे जेलों में ये लोग हैं जिनको सजा हो गई है, ठीक। इसके अलावा हमारे जेलों में बोला भैया कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल लोग कौन होते हैं, अंडर ट्रायल लोग वो लोग होते हैं कि जिनको जेलों में रखा तो गया है लेकिन अभी तक इन पे सजा सुनाई नहीं गई है, इनका मुकदमा भी चल रहा है, ठीक। कैसे होते हैं ये लोग, जैसे कोई व्यक्ति है, उस पर मुकदमा हुआ, उस पर कोई अपराध का आरोप लगा, ठीक, और जैसे ही उस पर आरोप लगता है कि वो आदमी इतना पावरफुल है कि वो सबूतों से छेड़खानी कर सकता है या फिर वो क्या कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे मामलों में कोर्ट देखता है कि यार इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मुकदमा चला तो रहे हैं लेकिन तब तक भी इसको क्या रखो, जेल के अंदर रखो। जैसे हमने देखा पीएमएलए के केस में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के केस में क्या हुआ कि जितने भी लोगों को जेल में डाला गया उन सबको ये कहा गया कि ये बड़े मजबूत लोग हैं, बाहर क्या कर सकते हैं, सबूतों से छेड़खानी कर सकते हैं, तो पहले इनको गिरफ्तार करो, पहले हमको इनकी कस्टडी दे दी जाए, उसके बाद मामला चलता रहे। तो ये वाला मामला होता है अंडर ट्रायल। अब ये जो दोनों मामले होते हैं ना, ये दोनों के दोनों मामले आते हैं हमारी प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर। एक जिनको सजा हो गई है और जो अंडर ट्रायल है, ये दोनों के दोनों। इन मामलों में क्या होता है, इन मामलों की खासियत यह है कि इन मामलों में सबसे पहले अपराधी को बता दिया जाता है कि भैया आप जो हैं, आप पे ये आरोप है और आपको इन धाराओं के तहत गिरफ्तार करने जा रहे हैं हम लोग, क्लियर है। इनमें अपराधी को अपने पे लगी हुई धाराओं के बारे में जानकारी है।
जब कभी ऐसा मामला हो कि किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर जिसको सजा हो भी गई है, तो इन दोनों मामलों में उसके पास क्या अधिकार है गिरफ्तारी के समय, समझिए। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, यानी कि इन मामलों में अगर कभी भी किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि जब उसको गिरफ्तार कर रही है सबसे पहले उसको कारण बताए। ठीक, ऐसा नहीं कि पुलिस आई आपके घर में, आपको गाड़ी में बैठाया और ले गई। ठीक, जो जानकार लोग हैं वो समझ पाएंगे। एक अरेस्ट मेमो होता है, अगर कभी पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है तो सबसे पहले उससे अरेस्ट मेमो भरवाना पड़ता है। ये अलग बात है कि बाद में दरोगा जी अपने आप बैठा करके थाने में भरवा रहे हैं, लेकिन अगर कोई कानून का जानकार है और बोल दे कि साहब ले जाइए अरेस्ट कीजिए, लेकिन कैमरा चल रहा है, आप मैं कोर्ट में आपसे पूछ लूंगा कि आपने मुझे अरेस्ट मेमो क्यों नहीं दिया मेरे कहने पे, इसलिए मैं आपसे अरेस्ट मेमो मांग रहा हूं, आप मुझे अरेस्ट मेमो दीजिए और गिरफ्तार करके ले जाइए, तो पुलिस को देना पड़ेगा। क्योंकि आर्टिकल 22A कह रहा है कि उस व्यक्ति को क्या है, अरेस्ट करते समय सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। दूसरा क्या है, द पर्सन हैज टू राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, फौरन उसको क्या हुए, अधिकार है कि वो क्या करे, अपने वकील से बात करे। जैसे सपोज कीजिए आपके घर में आई पुलिस और आपको कहा कि आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है, आपने कहा ना पी समझ में आया, ना एम समझ में आया, ना एल समझ में आया, ना ए समझ में आया, आपने कहा साहब मेरे को कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है, आप लोग क्या कह रहे हो, मुझे मेरे वकील से बात करना है, तो वो मुझे बताएगा ये मामला है क्या और किस लिए मुझे पकड़ा जा रहा है, तो आपको ये कहने का भी अधिकार है। क्लियर है? अगर आपके कोई नॉन लॉयर है, अगर आपके पास नॉन लॉयर नहीं तब भी आप कह सकते हैं कि सर मुझे क्या कहते हैं, विधिक सहायता के तहत मदद दिला दी जाए, जिसमें सरकार की एक व्यवस्था है जो कि आपके लिए वकील प्रोवाइड करेगी। ठीक, तो ये राइट कहां मिल रहा है, 22B के अंदर मिल रहा है। और तीसरा कहा जा रहा है द पर्सन हैज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, यानी कि ऐसे किसी भी मामले में जहां प्यूनिटिव डिटेंशन है, अगर प्यूनिटिव डिटेंशन के किसी भी मामले में पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो पुलिस आपको मैक्सिमम 24 घंटे अपने पास रख सकती है। 24 घंटे के तहत उसको क्या करना पड़ेगा, निकटस्थ मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट विल बी डिसाइड कि आपको जेल होगी या बेल होगी। क्योंकि समझिए पुलिस हमारे यहाँ माना बहुत बड़ा जाता है, लेकिन पुलिस क्या है, एक जांच एजेंसी है जिसका काम है जांच करना। और जब आप जांच कर रहे हैं तो जांच करने के बाद आप जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, आपको 24 घंटे के अंदर बताना पड़ेगा सर मैंने इनको गिरफ्तार किया हुआ है, इनके खिलाफ मुझे ये सबूत मिले हुए हैं और अब आप डिसाइड कीजिए क्या होना है। क्योंकि फाइनल क्या है, फाइनल अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होगा और मजिस्ट्रेट तय करेगा कि आपको जेल भेजा जाए या फिर आपको बेल दे दी जाए, आपके खिलाफ इतने सबूत है कि नहीं। तो ये अधिकार है जब भी आपको गिरफ्तार किया जाए। सबसे पहले अगर आप प्यूनिटिव डिटेंशन में हैं, जो कि इन दो के बारे में हमने बात की कि सजा हो गई है और अंडर ट्रायल है, ठीक, तो इन मामलों में अगर कभी आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आप किस कारण से गिरफ्तार किए गए। दूसरा, जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो अगर आप अपने एडवोकेट से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको छूट मिलेगी। और तीसरा, जब भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के भीतर निकटस्थ मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा। ठीक, ये तो बात हुई आम जिंदगी की। ठीक, अब आपको ले चलते हैं मेंटोस जिंदगी की तरफ। ये तो प्यूनिटिव डिटेंशन की बात कि आम तौर पर बोला क्या हो रहा है। कई बारी सर हमारे जेल के अंदर ना कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनको जेल में रखा तो गया है, लेकिन ना तो उनको कारण पता है कि मुझे क्यों जेल में रखा गया है, ना उनको कभी कोई वकील दिया गया और ना ही कभी उनको किसी मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया गया। इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन। अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है? प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है? बचाना, प्रिवेंट करना। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन होती इसलिए है, ये विशेष सुविधा दी गई है कि कभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया जाए, उसको क्या किया है, गिरफ्तार कर दिया, परंतु ना तो उसको किसी कोर्ट ने सजा सुनाई है, ना ही उस पर कोई मुकदमा चल रहा है, तब भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये वाला है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये कैसे होता है? ये किसी चीज को प्रिवेंट करने से, बचाने के लिए होता है। जैसे सपोज कीजिए कि हमें लगता है कि हमने आज कह दिया है कि मुख्यमंत्री अगर शहर में आएंगे हम मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे। अब पुलिस को लगता है कि मुख्यमंत्री के शहर में आने से इस आदमी को दिक्कत हो सकती है, ये आदमी कोई बवाल कर सकता है, तो वो सबसे पहले मेरे पास आए और मुझे उठा करके जेल में ले गए। मैं पूछ रहा हूं भाई किस जुर्म में ले गए, मुझे बताओ तो सही, क्या मामला है मेरे पे? क्योंकि अगर आप सबसे पहले मुझे क्या करोगे, कारण बताओगे, तब तो मैं वकील को बोलूंगा साहब मेरे पे ये मुकदमा है, और जब मेरे पे मुकदमा तय होगा तब मेरे खिलाफ सबूत तय होंगे और तब मैं मजिस्ट्रेट के सामने अपनी दलील रख पाऊंगा। लेकिन वो मुझे बता ही नहीं रहे और लास्ट में मुझे कह दिया गया कि आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा गया है। अब सोचिए कितनी बुरी बात है। ये बहुत बुरा स्थिति है कि आपको गिरफ्तार भी कर दिया गया, आपको ना कारण बता रहे हैं, ना वकील के पास ले जा रहे हैं, ना मजिस्ट्रेट के पास ले जा रहे हैं। ये होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक, ये बुरा तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से तो बुरा है जिसके साथ हुआ,
परंतु ये अपवाद की स्थितियों के लिए कहती है सरकार की। कभी अपवाद होता तो ऐसी चीजों की जरूरत होती, जैसे भी हमने मुख्यमंत्री वाला इंसिडेंट बताया कि ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा, रोकने के लिए करना पड़ेगा। जैसे इसका एक बड़ा ताजा उदाहरण आपने देखा, 370 जब धारा निष्क्रिय की गई जम्मू कश्मीर के भीतर, तो रातों रात वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को, बोला फारूक अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया गया, महबूबा मुफ्ती को जेल में डाल दिया गया। किस जुर्म में? मर्डर किया था क्या उसने? क्या किया था उसने? कुछ नहीं किया था। प्रिवेंटिव कर सकता है। अगर वो बाहर होते और कुछ बोलते, निश्चित तौर पे बाहर होते तो कुछ बोलते और स्थितियां बिगड़ती। उन्हीं से बचने के लिए ये लाया गया। क्लियर है? जैसे पहले के टाइम पे आप देखेंगे इससे जुड़े हुए कानून, जैसे टाडा, पोटा, ठीक, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक, या फिर आज के टाइम पे आप देखोगे तो एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये भी उसी के तहत। अगर किसी को एनएसए के तहत गिरफ्तार करा जा रहा है तो मान लीजिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा जा रहा है। या फिर जैसे यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये जो आज के कानून है ये सब किससे जुड़ रहे हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन से। तो फिर क्या इनको ये राइट नहीं मिलेंगे? आर्टिकल 22 के एबीसी नहीं मिलेंगे इनको? इनके लिए क्या व्यवस्था है? इनके लिए व्यवस्था है आर्टिकल 22D के अंदर। और आर्टिकल 22D क्या कह रहा है? आर्टिकल 22D कह रहा है कभी किसी को अगर एनएसए, यूएपीए ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के किसी कानून के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कह रहा है कि ऐसे मामले में अगर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 महीने के लिए गिरफ्तार करेंगे। मैक्सिमम 3 महीने के लिए ही आप गिरफ्तार कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बोला पेन। ठीक, 3 महीने के बाद आपको उसको क्या करना पड़ेगा? एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने लाना पड़ेगा। वैसे 3 महीने भी बहुत ज्यादा समय होता है, लेकिन क्योंकि स्थिति ऐसी है, अगर 370 जब हटाई जा रही है, अगर आप सोचें कि बाहर आ जाते मुख्यमंत्री और कुछ बात बोल देते और जिससे जनता उबाल में आकर के कुछ कर जाती, तो स्थितियों की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। ठीक, ऐसे बोला कि 3 महीने तो उनको सीधा सीधा क्या कर सकते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन में अंदर रखा जा सकता है ताकि स्थितियां सामान्य की जा सके। और उसके बाद बोला भैया एडवाइजरी बोर्ड के सामने उसको पेश किया जाएगा और आगे का रास्ता उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड तय करेगा। ठीक, अब ये एडवाइजरी बोर्ड में कौन लोग होते हैं? तो एडवाइजरी बोर्ड में बोला भैया 3 लोग होते हैं और इनकी बोला भैया क्वालिफिकेशन क्या होती है? यहाँ पे जस्टिस लिखा हुआ है, ज्यादा क्लियर रहेगा अगर लिखें हाई कोर्ट के। इनकी 3 व्यक्तियों की काबिलियत तो ये होनी चाहिए कि या तो ये हाई कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के सिटिंग जज हो, जस्टिस हो, हाई कोर्ट में जस्टिस कह देंगे, नीचे जज होते हैं, ठीक, न्यायमूर्ति, तो हाई कोर्ट के जस्टिस हो। या फिर बोला भैया ये क्या हो? हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके हो, जस्टिस रिटायर हो, ठीक, या तो सिटिंग जज है, या फिर बोला भैया क्या है? ये रिटायर्ड जस्टिस है, या फिर काबिलियत रखते हो, या फिर इक्विवेलेंट बोला गया है, या तो ये इनके इक्विवेलेंट हो। और इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है हाई कोर्ट जज बनने के लिए क्या काबिलियत चाहिए आप? अगर आप 10 साल से लगातार एक हाई कोर्ट के अंदर या फिर अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो आपको मान लिया जाता है कि आप हाई कोर्ट जज बनने की काबिलियत रखते हैं। और ऐसे केसेस में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम मामलों में क्या करती है सरकारें, क्योंकि जिसको रखना चाहती है जेल के अंदर उसको तो रखना ही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्यों हाई कोर्ट के जज साहब को बोला परेशान करना? हो सकता है जज साहब ने अगर अपनी न्यायपालिका की ताकत दिखा दी तो सरकार की मट्टी पलीत भी हो सकती है। ऐसे में सरकार क्या करती है? 10 साल पुराने वकीलों को उठा के लाती है अलग अलग कोर्ट से और उनको बोला भैया रख सकती है। समझे? ये थी हमारी स्वतंत्रता की बात, जहां पे हमने बताया कि आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 के बीच में हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो किस तरीके से राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, कैसी कैसी स्वतंत्रताओं की बात करते हैं और कैसे बोला भैया क्या है वो भारतीय संविधान को मजबूत करती है, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करती है। ठीक, आशा करते हैं कि आज का जो सेशन है ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा। और भी है क्या इसमें? कुछ नहीं है तो आशा करते हैं ये आज का जो सेक्शन है वो आपके लिए उपयोगी रहा होगा और आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली हो। इसमें भी अगर कोई डाउट रहते हैं तो ऑब्वियसली बात आपका कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ है। बाकी जो अपने स्टूडेंट देख रहे हैं तो हम लोग जब डाउट क्लियर सेशन में जाएंगे तो वहां पे इनको डिस्कस कर ही लेंगे और लगातार जुड़े रहेंगे और अपने डाउट्स को इसी प्रकार से क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।